हाय फ्रेंड्स, आई एम अमरीश यादव और मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूके पॉइंट में, जिसमें आज हम लेके आए हैं 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी जिसमें न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज हम इसकी इजीली स्टडी करेंगे और हमारे चैनल्स को कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके आने वाली अदर वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँ। आज हम इसमें करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट रिविजन एंड विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, या सिंपली इनके कॉन्सेप्ट के बेस पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही अलग अलग क्वेश्चंस टाइप के हम देखेंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम वन शॉट रिवीजन देख लेते हैं इसका, कि हाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट रिवीजन कैसे करा जाएगा, कि जब हमारे पेपर आएंगे तो उस टाइम पर हम कैसे रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या बात करनी है, ओम्स लॉ की बात करनी है। किसकी बात करनी है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स लॉ जब भी हमें स्टार्ट करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर क्या कर देना है, हमें कांस्टेंट कर देना है। ठीक है, तो हमने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड। और इसमें जितनी भी कंडीशन होंगी सारी की सारी क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। क्या रहेंगी? सारी कांस्टेंट रहेंगी। तो सिंपली एक डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग इसमें? बोलेंगे द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो या वोल्टेज बोल लो, एक ही चीज़ है, अक्रॉस टू पॉइंट्स प्रोवाइड एक्सटर्नल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सटर्नल कंडीशंस कौन कौन सी हैं? जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारी चीज़ें हमें क्या रखनी है? कांस्टेंट। तो हम सिंपली बोल सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या कर दें? कांस्टेंट कर दें। तो जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा उस टाइम पे जो भी हम करंट फ्लो करेंगे किसी कंडक्टर से, कोई कंडक्टर है हमारे पास, ये इस कंडक्टर से हम करंट फ्लो कर रहे हैं, तो जो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V, तो जो I होगा वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात हमें किसने बताई थी? ओम्स ने बताई थी, ओम्स लॉ के अंदर। चलिए हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहता है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहता है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V, हम सिंपल लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लगता है जिसको बोलते हैं R, यानी फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे R क्या होता है? R होता है रेजिस्टेंस। R क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। और जब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ग्राफ की। तो ग्राफ किस किसके बीच में बनता है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, यानी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अगर ग्राफ बनेगा तो हमें वैल्यू किसकी मिलेगी? आर की वैल्यू मिलेगी। किसकी वैल्यू मिलेगी? आर की। ये ग्राफ हम ऐसे भी बना सकते थे, वी ऊपर आई नीचे, तब हमारे पास जो भी ग्राफ आता क्या आता? आर की वैल्यू देता है। यहाँ पे जो ग्राफ दे रहा है हमें 1/r की वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे जो ग्राफ है हमें किसकी वैल्यू दे रहा है? ये जो ग्राफ है हमें 1/r की वैल्यू दे रहा है। ध्यान रहेगा, अगर I/V देते हैं तो 1/r की वैल्यू देता है, और V/r किसकी वैल्यू देता है? आर की वैल्यू। V/I किसकी वैल्यू देता है? आर की वैल्यू देता है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि कब हमारे पास V/I आ रहा है, कब हमारे पास I/V आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं जरा हम लोग। ये एक मैप है, जिस मैप को याद करना चाहिए, इजी होता है और इससे हमारा रिवीजन क्विक हो जाता है, काफ़ी फास्ट रिवीजन हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इसके अंदर? हमें देखना सिंबल्स। क्या देखने? सिंबल्स जो हमने पढ़े हैं वो सिंबल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे ड्राई सेल का सिंबल कैसे होता है, बल्ब का सिंबल कैसे होता है, स्विच का सिंबल कैसे होगा, वायर का सिंबल कैसे होगा, फ्यूज वायर का सिंबल कैसे होगा। देन बात करते हैं वायर जब जॉइंट होता है तो उसका सिंबल कैसे होता है, एक सिंगल सेल का सिंबल कैसे होता है, क्रॉसिंग वायर का सिंबल कैसे होगा जब एक दूसरे से क्रॉस करके जा रही होंगी, रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे होगा, रियोस्टेट यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको रियोस्टेट भी बोला जाता है। रियोस्टेट, रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। दूसरा, कमर्शियल यूनिट पता होनी चाहिए हमें। कमर्शियल यूनिट पता है? हाँ, तो बात करते हैं जो यूनिट होती हैं। अगर हमारी एनर्जी की यूनिट की बात करें तो एनर्जी की दो यूनिट होती हैं, एक होती है कमर्शियल यूनिट और एक होती है इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होती है जूल और कमर्शियल यूनिट होती है, कमर्शियल यूनिट क्या होती है इसकी? कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है वो वैल्यू देखें। 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टू 1 यूनिट। इसको 1 यूनिट घर में बोलते हैं, जो यूनिट आती है ना घर में, उसको बोला जाता है। देन हम बात करते हैं दूसरी चीज़ कि अगर हमारे पास पावर निकालने का फॉर्मूला होगा, पावर क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
सिंपली बोल सकते हैं कि जब भी हमारे कोई भी चार्ज फ्लो कर रहा है या सिंपली जितना भी एनर्जी वर्क कर रहा है पर यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, या कैपेसिटी टू डू वर्क भी हमारे पास पावर कहलाता है। और सिंपली एक और चीज बोल सकते हैं, द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सिस्टम या इन अ सर्किट। सर्किट के अंदर अगर एनर्जी कंज्यूम्ड का अगर हम रेट निकालें, यानी P इक्वल टू ई अपॉन टी करें तो भी पावर होता है, और W अपॉन टी करें तब भी पावर होता है। ध्यान रहेगा। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला बना था, V इक्वल टू आई आर, जहाँ पे R क्या होता था, एक कॉन्स्टेंट होता था और वो रेजिस्टेंस होता है। देन एक और चीज देखते हैं हम लोग कि जब रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड होगा, पैरेलल में कनेक्टेड होगा, तो उसका फॉर्मूला बनेगा, क्या, 1/r इक्वल टू 1/RT प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यही जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा, R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि जब हम करंट की बात करेंगे तो करंट का फॉर्मूला आपको पता है। करंट होता क्या था कि जब एक यूनिट चार्ज को फ्लो करते हैं एक सेकंड में, तो वो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, यानी Q अपॉन टी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, और इसकी जो सिंबल होता है वो ए होता है। देन हम बात करते हैं कि क्लोज सर्किट डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो क्लोज सर्किट डायग्राम में कोई भी चीज़ ओपन नहीं रहती, यहाँ तक कि स्विच भी होता है वो भी हमारा ऑन रहता है, ऑफ नहीं रहता। देन जो हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस आया था ओम्स लॉ में, जो रेजिस्टेंस आया था उसके बारे में बात करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहली चीज़ करता है लेंथ पे, पहली चीज़ किस पे करता है, डिपेंड, लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करता है। तीसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। चौथा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। देन हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या दिक्कत आती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है कि कितना वर्क डन हो रहा है एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स में के बीच में, यानी एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं किसी चार्ज को मूव कर रहा हूँ तो जितना वर्क डन हो रहा है W अपॉन Q इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, वो मेरा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कराएगा। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या डेंजर्स हमें झेलने पड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इलेक्ट्रोकेशन या इलेक्ट्रोकेटाइन। दूसरी चीज़ होती है इलेक्ट्रिक शॉक। तीसरी चीज़ होती है एक्सप्लोजन, और चौथी चीज़ होती है फायर। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर इलेक्ट्रिक हमारे अकॉर्डिंग नहीं वर्क कर रहा तो हमने देखा होगा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ओवरलोडिंग हो जाती है, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें होती हैं। देन हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, किसी भी एक कंडक्टर में जितनी भी स्पेसिफिक उसकी रेजिस्टेंस है, वही हमारी क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी कहलाती है, जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। तो उस टाइम पे जितनी भी रेजिस्टेंस होगी वो सारी की सारी रेजिस्टिविटी कहलाती है। इसकी यूनिट का ध्यान रखेंगे, यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है इसकी ओम मीटर। क्या यूनिट होती है इसकी, ओम मीटर, जो हमें याद रखनी है। और ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और एक नेचर पे डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस चार चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर पे और नेचर पे। और ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेंथ पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हमें इसमें देखना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है कि जितना भी अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं किसी सर्किट के अंदर, तो उसमें जितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, और इनको मिला के एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम बोलते हैं आई स्क्वायर आर टी। और 1 कैलोरी का वैल्यू कितना होता है, 4.18 जूल। यानी अगर आपके पास जूल में आंसर दे रखा है तो उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलोरी में आंसर दे रखा है तो उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रहेगा। चलिए हम आगे देखते हैं अपने सिलेबस को। अब सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस की। किसकी बात करने जा रहे हैं, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ चार्ज को, जो फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करती है, रेजिस्ट करती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। अगर हमसे बोल दिया जाए कि 1 ओम को डिफाइन करो, तो 1 ओम कब होगा, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करा जाएगा किसी भी एक सर्किट से या कंडक्टर से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस
कितना हो 1 वोल्ट हो अक्रॉस इट्स एंड, उसके एंड में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हो वो कितना होना चाहिए 1 वोल्ट होना चाहिए, और उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा हो वो कितना होना चाहिए 1 एम्पियर। तो उस टाइम पे जितनी भी रेजिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी 1 ओम रेजिस्टेंस कहलाएगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट का एम्पियर 1 एम्पियर है, करंट कितना है 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस का कितना कहलाएगा 1 ओम। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। रेजिस्टेंस बोले रजिस्टर बोले एक ही चीज़ है वैसे तो, बस उसकी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोल देते हैं, और जिस कंपाउंड को लिया गया है मतलब जिस कंडक्टर को लिया गया है उसको रजिस्टर बोल देते हैं। तो रजिस्टर का अगर हम बात करें कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है किसी भी रजिस्टर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रियोस्टेट बोलते हैं, और ये चेंज होता है विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। इसको हम चेंज कर सकते हैं बिना वोल्टेज को चेंज करें। देन हम बात करते हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से, तो ये चीज़ हम ऊपर पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या करता है लेंथ, दूसरी चीज़ पहली चीज़ लेंथ पे डिपेंड करता है, दूसरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, तीसरी टेम्परेचर पे, चौथा नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो लेंथ पे देखते हैं, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी लेंथ जितनी बढ़ेगी आर भी उतना ही बढ़ेगा। ऐसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बढ़ाओगे उतना एरिया कम होगा। इन दोनों इक्वेशन को मिलाकर एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाया जाता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। यानी हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पे जो ये रो आया है इसी का नाम होता है रेजिस्टिविटी। इसी का क्या मतलब होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। अभी रेजिस्टिविटी हमने देख लिया था क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, यूज़ हम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जरा इसके बारे में कुछ रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी क्या थी, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द क्यूब ऑफ ए मटेरियल जिसकी साइड कितनी हो 1 मीटर हो, यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ कितनी हो 1 मीटर हो, तो उसकी जितनी भी रेजिस्टेंस होगी वो सारा का सारा क्या कहलाएगी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है मीटर, ओम मीटर। क्या होती है ओम मीटर। ये ना लेंथ पे डिपेंड करता है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टिविटी की अलग अलग नेचर, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। जैसे अगर हम बात करें एलॉय की और मेटल्स की तो उनकी होती है 10⁸ से 10⁶ ओम मीटर। यही अगर हम इंसुलेटर की बात करें जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होता, उनकी होती है 10⁻12 से लेकर 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी एलॉय की जनरली क्या होती है हाई होती है। जो एलॉय होते हैं हमारे पास उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है मोस्टली हाई होती है देन मेटल से। जैसे कोई भी मेटल यूज़ करा जा रहा है किसी एलॉय को बनाने में तो एलॉय की रेजिस्टिविटी मेटल की रेजिस्टिविटी से ज़्यादा हो जाती है। दूसरी चीज़ एलॉय ऑक्सीडाइज नहीं होता हायर टेम्परेचर पे, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भाई एलॉय का यूज़ क्यों किया जाता है, तो ध्यान रखना सबसे पहली चीज़ कि वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता हायर टेम्परेचर पे, ये इसका रीज़न है जिसकी वजह से इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देन हम बात कर रहे हैं कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा जितने भी घरों में वायर्स लगती हैं वो किसकी बनाई जाती हैं ज़्यादातर, कॉपर और एल्युमिनियम की